टॉपर्स कहते हैं, एडुकेटर कहते हैं, आपके सीनियर्स आपसे कहते होंगे एनसीईआरटी पढ़ो। फिर कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, एनसीईआरटी से बढ़िया तो फलाना बोर्ड की किताब है, जैसे इकोनॉमी के लिए तमिलनाडु बोर्ड कहने लग गए, हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड कहने लगे, ज्योग्राफी के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों का नाम लेने लग गए, राजस्थान बोर्ड की किताबों का नाम लेने लग गए। बोलते तो सब है, करा कोई नहीं रहा था। और मैं पहला यूट्यूब पर एजुकेटर था जिन्होंने एनसीईआरटी का आगाज किया था। इसके पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं था यूट्यूब पर 2021 का दौर और 2026 में दुनिया बदल चुकी है। एनिमेटेड एआई बेस्ड वीडियो भी इसमें जोड़े जाएंगे, क्योंकि एआई के कारण क्लियरिटी काफी अच्छी आ रही है, बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ चुका है। लेकिन एक बड़ा ड्रॉबैक भी है, उसकी मेमोरी, उसके नोट्स बनाने की क्षमताओं में कमी, क्योंकि अब तो ढेरों एआई वीडियो आ गए हैं, लेकिन हमें उसको नोट्स बनाने के लिए भी तैयार करना है। जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको एबीसीडी तक जानना है यूपीएससी का, उनके लिए एक रास्ता खुल सके। इतिहास केवल तारीखों की, राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास मानव की जिंदगी के बदलते परिवेश की, उसके सामाजिक सोशल कि कैसा पहले समाज था अब कैसा है, पहले कैसी इकोनॉमी थी आज कैसी है, पहले कैसी टेक्नोलॉजी थी आज कैसी है, पहले कैसी शासन व्यवस्था थी आज कैसी है, इन सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। हाय एवरीवन, यूपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, बल्कि अपनी तैयारी को पुनः एक बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। इसी प्रयास में हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी का जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो बेसिक कोर्स होता है, जिसे एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की किताबों से तैयार किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, एक नया चैनल, अनअकैडमी मंजिल। इतने सारे YouTube चैनल होने के बावजूद भी इस नए चैनल को बनाने का क्या कारण रहा, ये नई सीरीज क्या है, आइए पहले इसी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। और आज इसी सीरीज में मैं आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक नए तरीके से इतिहास को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहली बात कि अनअकैडमी मंजिल क्यों? इतने सारी चीजें थी हमारे पास, इतने सारे इनिशिएटिव थे, तो ये जो यूपीएससी फाउंडेशन है, मैं पहले इस पर आ जाता हूं। एक ऐसे विद्यार्थी के तौर पर मैं जब सोचता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं एग्जैक्टली कहां से शुरू करूं, कौन सा पहला वीडियो देखूं, कहां से मेरे नोट्स बनने शुरू होंगे, कौन सी एनसीईआरटी और किस विषय की एनसीईआरटी मुझे पहली पढ़नी चाहिए। और इन्हीं सवालों का जवाब जब वो YouTube पर ढूंढता है, तो उसके पास होता है हजारों वीडियो का कलेक्शन, और वो नहीं जान पाता है कि पहले वीडियो के बाद फिर अगला वीडियो कौन सा। एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल जो केवल फाउंडेशन पर डेडिकेट हो, एक ऐसा चैनल जो एनसीईआरटी के अलावा कुछ बेसिक जानकारी, स्ट्रैटेजी पर बातचीत करे, एक ऐसा चैनल जो बिल्कुल शुरुआत के विद्यार्थियों को जीरो से शुरू करने में मदद करे, मतलब शुरू से शुरू करने में मदद करे। ये इनिशिएटिव उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो डेली एक वीडियो करने के बाद अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मोटो ही है कि एक कंसेप्चुअल डेली का एक वीडियो, स्ट्रेटजी शॉर्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन एक कंसेप्चुअल वीडियो आना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यह चीज पूरी तरह से फ्री गाइड है बिगिनर्स के लिए, और फ्री तो अब पूरे YouTube पर बहुत सी चीजें, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड मिलेगी, कंसिस्टेंट मिलेगी, और पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेटेड। एक बड़ी सावधानी, यहां कोई मोटिवेशन क्लास नहीं होगा, यहां कंटेंट होगा, डिसिप्लिन होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम ओरिएंटेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सवाल आपके मन में होंगे कि सर ये क्यों ला रहे हम लोग सीरीज,
हम कौन सी समस्याओं को इससे हल कर पाएंगे, कौन सी प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व करेंगे, क्या इसका स्कोप है और सब्जेक्ट का क्या फ्लो रहेगा, कौन सी बुक्स हम पढ़ेंगे, डेली का प्लानिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कैसे यूज करेंगे, कौन से एजुकेटर इसमें रहेंगे, इसके लिए हम किस तरीके से पूरी सीरीज को यूटिलाइज कर पाएंगे, PYQ MCQ के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इससे कैसे पड़ेगा और हम इसमें क्या नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल का जवाब कि व्हाई दिस सीरीज एग्जिस्ट, क्यों हम इस सीरीज को ला रहे हैं, क्यों हम इस पूरे चैनल का निर्माण भी कर रहे हैं। सबसे पहला कि बहुत से वीडियो तो है मार्केट में, यूट्यूब पर बहुत से वीडियो है, आप डालिए एक वीडियो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आपको कई चीजें मिल जाएगी, लेकिन फिर अगला कौन सा वीडियो, फिर एक सिस्टमेटिक पैटर्न पर नहीं मिलती है, चीजें बिखरी हुई होती है। तो उन बिखरी हुई चीजों को समेटना है, सब्जेक्ट को फैलाना नहीं बल्कि आपके पास सिस्टमेटिक वे में पूरा करना है। एक बेहतर स्ट्रॉन्ग शुरुआत करने के साथ कंसिस्टेंसी पर काफी जोर रहेगा, इसलिए मैं इसमें अकेला नहीं रहूंगा बल्कि इसमें कंप्लीट एक टीम के साथ हम उपस्थित होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जब टीम रहेगी तो डेली का एक वीडियो 100% पूरा हो पाएगा। फिर सवाल है कि ऐसा क्या चीज है इस सीरीज में जो बाकियों में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दुनिया में या भारत में ही बात करें तो हर दिन नए चैनल बन रहे हैं। सबसे पहली चीज कि आज आप जब फर्स्ट क्लास देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं, मैं ये सीरीज क्यों लेकर आया हूं, मैं ये चैनल क्यों लेकर आया हूं। अनअकैडमी मंजिल वाला ये जो चैनल है, इसका सबसे बड़ा टारगेट है कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म का प्लान करना, सब्जेक्ट वाइज सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल वीडियो की एक सीरीज लेकर आना, जो कि कुछ पिछले समय से YouTube पर मिस हो रही थी, कंसिस्टेंटली चीजें नहीं चल पा रही थी। सवाल है कि सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो मैं खुलकर बता दूं कि सीरीज में ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे सब्जेक्ट, कंप्लीट पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक, लेकिन मैं आपको यहां एक नई चीज बताऊं। टॉपर्स कहते हैं, एडुकेटर कहते हैं, आपके सीनियर्स का आपसे कहते होंगे एनसीईआरटी पढ़ो, फिर कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं एनसीईआरटी से बढ़िया तो फलाना बोर्ड की किताब है, जैसे इकोनॉमी के लिए तमिलनाडु बोर्ड कहने लग गए, हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड कहने लगे, ज्योग्राफी के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों का नाम लेने लग गए, राजस्थान बोर्ड की किताबों का नाम लेने लग गए। बोलते तो सब है, करा कोई नहीं रहा था। इसका मकसद है कि आपको हम स्टेट बोर्ड की भी एनसीईआरटीज या स्टेट बोर्ड की भी जो किताबें होती है वो भी कवर कराएंगे। मतलब केवल एनसीईआरटी का इसका मकसद नहीं है, फाउंडेशन के नाम पर जो वास्तविक रूप में बच्चे के पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो यूज होनी चाहिए। सवाल है कि मैं ही क्यों इसको लेकर आ रहा हूं, तो शायद आप में से कई लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। 2021 का साल था और मैं पहला YouTube पर एजुकेटर था जिन्होंने एनसीईआरटी का आगाज किया था। इसके पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं था YouTube पर 2021 का दौर और 2026 में दुनिया बदल चुकी है। आज का दौर AI का दौर माना जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत हावी हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किताबों में भी परिवर्तन आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जरूरत है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न चीजें बदल चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी सीरीज जो वर्तमान के डिमांड को पूरा करती हो, वर्तमान की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब उस सीरीज के अंदर हो। तो हम इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीसेट, साइंस टेक और इन्वायरमेंट की फाउंडेशन या बेसिक कक्षाओं को लेंगे। क्या सीक्वेंस चलेगा, तो सबसे पहले पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस, ताकि आपको एक कंप्लीट पॉलिटी हिस्ट्री होगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे, फिर हम इकोनॉमी लेकर आएंगे, फिर सीसेट आएगा, फिर साइंस टेक और इन्वायरमेंट की बेसिक किताबें आएगी।
यहां पर एनसीईआरटी जो भी रहेगी 6 to 10, वन शॉट का मतलब बता दे रहा हूं मैं। कोई भी क्लास ऐसा नहीं है कि आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे की होगी। क्लास तब तक चलेगी जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, ताकि चैप्टर खत्म, तनाव खत्म और आपकी स्टडी को एक नया बूस्टअप मिल जाएगा। तो वन शॉट का मतलब है कि चैप्टर कंप्लीट होने तक क्लास चलेगी। क्लास 11 और 12th में हम चाहते हैं कि थोड़ा दायरा बढ़े और स्टेट बोर्ड की किताबों पर भी हमारा फोकस रहे। कोशिश रहेगी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंट्रीब्यूशन या प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो जरूरत है वो दोनों फुलफिल की जा सके, क्योंकि मेंस में कई आंसर राइटिंग में एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है वो काफी खूबसूरत माना जाता है। यहां पर एक सबसे बड़ी जो चीज रहेगी कि हम आपको पहले से पूरा कैलेंडर दे देंगे। एनिमेटेड एआई बेस्ड वीडियो भी इसमें जोड़े जाएंगे, क्योंकि एआई के कारण क्लैरिटी काफी अच्छी आ रही है, बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ चुका है। लेकिन एक बड़ा ड्रॉबैक भी है, उसकी मेमोरी, उसके नोट्स बनाने की क्षमताओं में कमी, क्योंकि अब तो ढेरों एआई वीडियो आ गए हैं, लेकिन हमें उसको नोट्स बनाने के लिए भी तैयार करना है। तो हम इस पूरी श्रृंखला में एआई वीडियो के साथ साथ नोट्स को पर या नोट्स बनाने पर भी फोकस करेंगे। और मैं आपको या सारे एजुकेटर बीच बीच में बताते चलेंगे कि ये पॉइंट आपको यहां नोट करना चाहिए, ये थ्योरी का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप केवल ध्यान से सुनिए, बाकी सारी जिम्मेदारी टीचर निभाएगा। डेली का एक कंसेप्चुअल वीडियो का कंसेप्ट है, एक फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस में चीजें चलेगी। ओवरलोड नहीं होगा कि किसी दिन बहुत सारे वीडियो डाल दिए गए। लंबे वीडियो में जितनी बातचीत होगी, कई सारे एआई के शॉर्ट्स वीडियो डालकर उसे और सिंप्लीफाई किया जाएगा। हर वीडियो में 4 से 5 विजुअल होंगे और कोशिश की जाएगी कि ऐसे फ्लो चार्ट बनाए जाएं, ऐसे नोट्स बनाए जाएं जो आपको चीजों में और सरलीकरण करने में मदद करेंगे। अब आते हैं कि इस पूरी श्रृंखला को लीड करते हुए मैंने इसकी शुरुआत का पूरी तरह से मैं कहूंगा कि अनअकैडमी टीम ने हमारी सारी बातों को एक्सेप्ट किया और फाइनली अनअकैडमी टीम इस बात के लिए तैयार हो गई है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की किताबों को सिस्टमेटिक वे से पेश किया जाए। मैं चाहता तो इसे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर भी चला सकता हूं, लेकिन यहां पर वीडियोस बड़ी संख्या में आते हैं, काफी और ऑलरेडी एजुकेटर्स हैं, तो वो ढूंढना ना पड़े। तो क्यों ना एक ऐसा चैनल हो जो केवल फाउंडेशन पर बेस्ड हो, क्यों ना एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल हमारे पास रहे जिसका मकसद केवल एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की किताबों के साथ साथ फाउंडेशन को तैयार करना रहे। इसका मेन मकसद है जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको एबीसीडी तक जानना है यूपीएससी का, उनके लिए एक रास्ता खुल सके। यहां हम कुछ छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, मैं वो भी बता देता हूं आपको। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी की फैकल्टीज अपनी अपनी कक्षाएं देगी। प्लेलिस्ट जो रहेगा वो एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 5 to 7 पॉइंट्स में आपको नोट्स बता दिए जाएंगे कि भाई देखो इतने ही पॉइंट्स आपको लिखने इसमें, और आप रिवीजन करने के लिए एक उसी प्लेलिस्ट को जोड़कर एक मैराथन दे दिया जाएगा ताकि रिवीजन भी हो सके। साथ ही साथ कुछ छोटे वीडियो डालेंगे जो आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, छोटा छोटा कंटेंट, जैसे कि यूआईएस और आईपीएस, आईएफएस, इनमें क्या सैलरी होती है, क्या पावर होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, बिगनर क्या गलतियां करते हैं, रिसोर्स और बुक लिस्ट कौन सी अपनानी चाहिए, मेंटरशिप और स्ट्रेटजी, इस पर भी लगातार इस चैनल पर कंटेंट आता रहेगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें लास्ट में आपके कमेंट्स के आधार पर, आपके द्वारा दिए गए सजेशन के आधार पर और भी अपने आप को बेहतर करते चलेंगे। 1 से 2 महीने अगर आपने इसमें डिसिप्लिन के तहत पूरी सिस्टमेटिक ढंग से चीजें फुलफिल कर दी तो यकीन मानिए आपको 3-4 महीने में कई सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा,
6 से ज्यादा महीनों के बाद आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि हाँ, मुझे क्या रणनीति अपनानी और कैसे चीजों को कंप्लीट करना है, और 1-2 साल के भीतर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बेसिक के साथ एडवांस पूरी हो जाएगी। हम इसमें क्या नहीं करेंगे, इसमें कोई रेंडम वीडियो नहीं आएंगे कि अचानक कोई वीडियो आ गया, सिस्टमेटिक चलेंगे। मोटिवेशन नहीं चलेगा कि जैसे क्लिप चला दी, आईएएस चल रहा है, उसके पीछे फिर तालियां बज रही है, और एक तरीके से जो आज का दौर चलने लग गया है, बगैर किसी कारण के बच्चों को कभी मेंस के नाम पर फंसाया जाए, कभी इंटरव्यू के नाम पर, कोशिश की जाए कंटेंट अच्छा व्यवहारिक रहे, एक रियलिस्टिक रूटीन को फॉलो किया जाए, और कहीं से कहां तक बड़ी संख्या में किताबों को नहीं बल्कि एनसीईआरटी और बेसिक चीजों को कवर किया जाए। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि यहां पर मेन मकसद रहेगा फाउंडेशन को स्ट्रांग कराना। यहां मेन मकसद होगा उस विद्यार्थी को बिल्कुल जीरो से एडवांस तक ले जाना जिसको सच में आवश्यकता है जीरो से प्रिपरेशन करने की। तो आइए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री। अब क्योंकि नई किताब में, पहले जो पुराना न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले का दौर था, तो उस समय ज्योग्राफी की अलग किताब होती थी, हिस्ट्री की अलग किताब होती थी, पॉलिटी की अलग किताब होती थी। लेकिन क्लास 6 की सोशल साइंस की अब जो नई किताब है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 14 चैप्टरों की एक किताब बना दी गई है। तो इस किताब में चैप्टर 6वां हिस्ट्री से शुरू होता है, इतिहास से शुरू होता है। चैप्टर 1 सोशियोलॉजी के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उसके बाद ज्योग्राफी की शुरुआत हो जाती है, और चैप्टर 5 तक ज्योग्राफी चलता है। चैप्टर 6 से लेकर हिस्ट्री की शुरुआत होती है। मैं आपको ये आज की क्लास के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये कहानी चलेगी कैसे। तो आइए इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण पहलू और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में क्लैरिटी दे दूं, जिससे कि आपकी समझ इतिहास में और भी बेहतर हो जाए। मेरी बात पर जरा गौर करिएगा। देखो, इतिहास केवल तारीखों की, राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास मानव के जिंदगी के बदलते परिवेश की, उसके सामाजिक, सोशल, कि कैसा पहले समाज था अब कैसा है, पहले कैसी इकोनॉमी थी आज कैसी है, पहले कैसी टेक्नोलॉजी थी आज कैसी है, पहले कैसी शासन व्यवस्था थी आज कैसी है, इन सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। नो डाउट इतिहास में तारीखें थोड़ा सा बर्डन क्रिएट करती है, लेकिन तारीखों से हम एक सीक्वेंस तय करते हैं। अब मैं आपको यहां थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए क्या कहूंगा। क्या हम इतिहास को 100% सत्य मान ले? तो बिल्कुल भी नहीं। उसका क्या कारण है? क्योंकि आज से 4000 साल पहले किसी चीज के दिखने पर, या आज हमें वो चीज जब मिल रही है, तो हम उसके अनुमान लगाते कि शायद इसका उपयोग ऐसा किया गया होगा, क्योंकि आज हमारा दिमाग उन चीजों के इर्द गिर्द है जो आज हम अपने जीवन में यूज करते हैं। तो कोई भी इतिहासकार जब इतिहास को वर्णित करता है, तो उस जमाने के साक्ष्य, उस जमाने की मिली हुए तथ्य, उनके आधार पर वो अपना इंटरप्रिटेशन भी जोड़ता है। तो क्या हम इतिहास को पूरी तरह से गलत मान ले? यह भी बिल्कुल सत्य नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक तथ्यों का उपयोग, इतिहासकारों का जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है। तो यहां इतिहास को आप इतिहास की तरह देखना। और सच बताओ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि इतिहास ना मधुकर कोटवे बताए ना कोई और इतिहासकार। इतिहास बताने का अगर सच में किसी को अधिकार है तो वो समय को होना चाहिए, क्योंकि समय हर चीज को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ा है। मैं मानव होने के नाते कुछ चीजों पर अपनी आंखें बंद कर दूंगा। मैं मानव होने के नाते अपने स्वार्थ के आधार पर कुछ चीजें छिपा भी दूंगा, लेकिन समय का कोई स्वार्थ नहीं होगा। समय हूबहू होने वाली घटना का वास्तविक रूप दिखाएगा।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि इतिहास को हमें समझते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि इतिहासकार जो बोल रहा है वो 100% सत्य भी नहीं और 100% गलत भी नहीं है। कैसे? 1857 की क्रांति को जब भारतीय इतिहासकार लिखते हैं तो वह इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देशभक्ति और मातृभक्ति से प्रेरित होकर लिखते हैं। तो 1857 की क्रांति में किसी युद्ध में कहां कौन सच में जीता और कौन हारा, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब भारतीय इतिहासकार लिखता है तो अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभक्ति से, अपनी देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर लिखता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो नायक थे उनका थोड़ा वर्णन बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा मानवीय स्वभाव के कारण। यही इतिहासकार अगर अंग्रेजी होता, ब्रिटेन का इतिहासकार होता, तो शायद वो भी अपनी राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर वैसा ही करेगा और वो अपने अंग्रेजी अधिकारियों की शक्ति को प्रदर्शित करने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप दोनों की बातों को सुनिए और विश्लेषण करिए कि इतिहास में घटनाक्रम क्या हुआ होगा। देखो, जब मैं महाभारत को देखता हूं, जब मैं रामायण को देखता हूं, तो मेरी उसमें कुछ भावनाएं भी है। मेरा एक प्रकार से हिंदू धर्म होने के कारण एक अलग लगाव भी है। लेकिन जब इस महाभारत रामायण को कोई और धर्म का व्यक्ति देखता होगा तो वो अलग दृष्टिकोण से देखता होगा। जब इस रामायण महाभारत को कोई अलग देश का व्यक्ति देखता होगा तो वो एक अलग नजरिए से देखता होगा, क्योंकि इतिहास में नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करने जा रहे हैं तो ये पूरी सावधानी बरतिएगा कि हम वास्तविक कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना कुछ हमें दिख रहा है उससे अनुमान लगा सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उस समय हमें कोई मूर्ति मिलेगी तो हम उससे क्या विचार करेंगे वो सोचने लगेंगे। तो आइए मेरे साथ आज से मोटा मोटा 2600 साल में पीछे आपको लेकर जाना चाहता हूं। मतलब 2600 नहीं कहूंगा मैं, ये 2000 साल और 2600 और जोड़ दीजिए, लगभग 4600 साल पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो टाइम मशीन हम शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करेंगे। इस बार हम एआई का उपयोग करते हुए भी आपको बेहतर तरीके से इस सिविलाइजेशन के दर्शन कराएंगे, जानेंगे कि इतनी अच्छी सिविलाइजेशन आखिर अंत कैसे हो गई। लेकिन हमें क्या नोट करना है और क्या नहीं, ये साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारे इस श्रृंखला के पहले वीडियो का, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। एक बड़ा सवाल है कि सर ये सभ्यता क्या होती है, इसका जवाब भी हमें ढूंढना है। प्रारंभ क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको इसी के साथ मिल जाएगा। पर बीबी लाल, एक जाने माने इतिहासकार, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक के रूप से संतुलित समुदाय रहता है। मतलब सम्यक का मतलब लगभग समानता के रूप में, जहां धनवान और निर्धन के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है। मतलब आज जैसे हमारे यहां पर अमीर लोग बन गए और फिर गरीब, एक बड़ा गैप मिल जाता है, वैसा नहीं था। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। तो पहली लाइन जो मुझे लगती है हड़प्पा सभ्यता में आपको लिखनी क्या चाहिए, हड़प्पा सभ्यता में पहली लाइन हमें दिखनी चाहिए कि हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखता है। वहां असमानताएं न्यूनतम थी, असमानताएं न्यूनतम थी। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए। ये बहुत पहली शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि हड़प्पा में हम जब बात कर रहे हैं तो वहां किस तरीके की बातचीत होगी। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको टाइम मशीन के उस फेज में लेकर आता हूं जहां हम बात करने जा रहे हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 लाख साल पहले।
20 लाख साल पहले बंदरों से मानव जैसा जीव बना, हम ऐसा बायोलॉजी में मानते हैं, विज्ञान में मानते हैं। मतलब पहले मानव की उत्पत्ति अगर मैं आपसे पूछूं तो 20 लाख साल पहले हुई थी। लेकिन 20 लाख साल पहले में लगभग 19,90,000 साल तक, 19,90,000 साल तक हमारा जो इतिहास है वो एक प्रकार से धुंधला है। धुंधला कहने का मतलब ये है कि इस इतिहास में ना कोई भाषा है, इस इतिहास में ना कोई प्रमाण है, ना इस इतिहास में बहुत कुछ जानने जैसा है। जंगल का जीवन था, हम उसे कहते थे एक प्रकार से कि यह पाषाण काल है, स्टोन एज कहलाता था ये। इसमें हम जंगल का जीवन देखते हैं, एक प्रकार से आदम प्रकार का जीवन यापन मनुष्य करता था। उसने 10,000 साल पहले कृषि के रूप में जब काम करने की प्रेरणा उसे मिली कि कृषि वह कर सकता है, तो उसे एक जगह पर रहना जरूरी हो गया, क्योंकि जो बोएगा उसकी कटाई तक उसे उसकी रक्षा करनी पड़ती थी, उसकी देखरेख करनी पड़ती थी, और इसी के कारण अब उसे किसी एक जगह पर रुकना पड़ा। तो 19,90,000 साल का जो इतिहास है वो एक प्रकार से पाषाण युग है। इसे भी कई लोगों ने 3 भागों में बांटा है, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, या फिर हम कह सकते हैं कि नव पाषाण। अगर हम बातचीत करें तो इसको भूल जाए। इसके बाद आता है 10,000 साल से 8,000 साल के आसपास की कहानी। 10,000 साल से 8,000 साल पहले कृषि क्रांति का जन्म होता है, क्योंकि कोई एक दिन में कृषि क्रांति नहीं हुई कि सर एक तारीख बताइए, तो ऐसा कोई नहीं बता सकता। उसका कारण है पूरे पृथ्वी पर धीमे धीमे अलग अलग जगह पर चीजें बदलती हुई लगती है। और फिर आता है लगभग 6,000 साल पहले की, 6,000 साल पहले की एक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत पुरानी सभ्यता है रियल में। इतिहासकार इस सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं। इसके बाद मिस्र की सभ्यता, और फिर मिस्र की सभ्यता लगभग हम कह सकते हैं कि 5,000 साल बीसी, ये बीसी में लिखिएगा, ईसा पूर्व 5 या 4,000 बीसी, और लगभग 2600 बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम में आ गए कि मानव की उत्पत्ति से लेकर, तो इतना इतिहास हमें नहीं देखना है, हम सीधा शुरू करेंगे 2600 ईसा पूर्व। मतलब अभी तो ये 2026 चल रहा है, तो 2000 साल तो ये पकड़ लीजिए, और जब कैलेंडर शुरू नहीं हुए थे उसके 2600 साल पहले, तो 2000 और 2600 लगभग 4600 साल पुरानी मैं आपके सामने बातचीत रख रहा हूं। ये सभ्यता अगर आप देखेंगे तो वर्तमान के भारत के साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से तक ये फैली हुई सभ्यता थी। एक प्रकार से ट्रायंगल शेप इसको दिया जाता था। इसका ट्रायंगल शेप मतलब एक प्रकार से ऐसा बेस बनाया जाता है कि भाई एक प्रकार से त्रिकोणीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में सबसे अद्भुत बातचीत थी कि शहरों का निर्माण हुआ था, जो कि ना इसके पहले मेसोपोटामिया में मिलता है ना मिस्र में मिलता है। तो ये इतनी विकसित सभ्यता कैसे बन गई, आज इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले आइए शुरुआत करते हैं एआई पर बेस्ड एक वीडियो जो आपको बताएगा आप जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब न लोहे के औजार थे न लिखित इतिहास, तब भी एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरे शहरों को नाप तोल कर बसाती थी। ईंटों का आकार एक सा, सड़कें सीधी और घरों के भीतर तक पानी की निकासी का पूरा इंतजाम। इसी कहानी का नाम है हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इस सभ्यता को केवल खंडहरों के रूप में देखते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये खंडहर बोलते हैं। ईंटें, मनके, हड्डियां और मुहरे, हर वस्तु अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है, और आज हम उसी कहानी को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जब मोहनजोदारो की खुदाई में खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे जमीन के नीचे पूरा एक शहर सांस ले रहा हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे समृद्ध दौर था मैच्योर हड़प्पन फेज, लगभग 2600 से 1900 बीसीई के बीच। इस दौर में रखीगारही, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ। ये शहरों केवल आकार में बड़े नहीं थे,
बल्कि योजना और व्यवस्था के मामले में भी अपने समय से काफी आगे थे। सबसे बड़ी बात है कि इतने साल पहले ना कोई वैज्ञानिक उपकरण थे, ना कोई वैज्ञानिक इतनी उपलब्धियां थी, लेकिन फिर भी इतनी उन्नत सभ्यता का निर्माण, इतने उन्नत वास्तुशिल्प का निर्माण, आर्किटेक्चर का निर्माण और इतना सिस्टमेटिक सारा काम कैसे हो सका। लेकिन उसके पहले बहुत से सवाल हमारे मन में हैं, तो हम आज की इस पूरी कहानी में जानेंगे सभ्यता क्या है, एक सभ्यता में क्या क्वालिटी होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया। फिर गांव से नगर तक भारत का पहला नगरीकरण, प्रमुख नगर कौन से थे, उनका डायमेंशन क्या था, नगर योजना और उसके अनुशासन की क्या कहानी थी, अ स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन, द ग्रेट बाथ, इसका रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है कि महान स्नानागार क्यों बनाया गया होगा जबकि हर एक के घर में बाथरूम भी था, कैसा वाटर मैनेजमेंट था, सभ्यता का पूरा बैकबोन क्या है, हड़प्पा वासी क्या खाते थे, उस समय का ट्रेड कैसे चलता था, किस तरीके की मुहरे और लेखन प्रणालियां थी, दैनिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था और आखिर इसका अंत कैसे हुआ। पूरे सभ्यता के प्रवाह को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सभ्यता क्या होती है। देखो, सभ्यता का मतलब वास्तविक रूप में जब कोई जीव समूह में रहने लग जाता है तो उसे हम सामाजिक जीव कहते हैं। समूह में रहने लग जाता है, कुछ नियमों का पालन करता है तो हम उसे सामाजिक जीव कहते हैं। जैसे मधुमक्खियां भी एक सामाजिक जीव है, जैसे चींटियां भी एक सामाजिक जीव है। कई सारे प्राणी सामाजिक जीवन यापन करते हैं, लेकिन मधुमक्खियों की सभ्यता नहीं है, चींटियों की सभ्यता नहीं है, मानव की सभ्यता है। उसका कारण है समाज जब अपने सबसे खूबसूरत चीजों में बदलने लगता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी अपनी कुछ कलाएं होती है, उसका अपना कुछ चित्रकला, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इस तरीके की चीजें जब उस समाज में दिखने लग जाती है तो समझो समाज अब सभ्यता में बदल रहा है। जब वहां पर शासन व्यवस्था कुछ नियमों के आधार पर सिस्टमेटिक तरीके से चलने लग रही हो तो समझ जाओ कि सभ्यता का निर्माण हो रहा है। जब वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक कानून और सिस्टमेटिक नियमों के तहत दंड दिया जा रहा हो तो समझ जाए कि सभ्यता का निर्माण हो रहा है। जब वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नई नई चीजें सामने आ रही हो, लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर होती हुई दिख रही हो, लोग पहले से ज्यादा बेहतर जीवन यापन कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि सभ्यता का विकास हो रहा है। मधुमक्खियां आज से हजारों साल पहले भी छत्ते पर रहती थी, आज भी छत्ते पर रहती, भले वो सामाजिक प्राणी हो, लेकिन वो सभ्य प्राणी नहीं मानी जा सकती। मानव सामाजिक होने के साथ साथ सभ्य भी है। सभ्यता केवल और केवल एक प्रकार से सड़कों का निर्माण नहीं है, बल्कि उसके अंदर जीवंत मानव की पूरी कहानी को बताता है। वहां कैसी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, वहां किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर किस तरीके से शासन काम कर रहा है, इन सभी पहलू के साथ साथ वहां पर कला कौन कौन सी विकसित हो रही है, वे कैसे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं से निर्माण होता है सभ्यता का। सभ्यता मानव समाज के उस उन्नत चरण को कहते हैं जहां जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित ना होकर संगठित, नियोजित और सांस्कृतिक हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान और कल्चरल। कल्पना कीजिए कि हजारों वर्ष पहले मनुष्य एक जगह टिक कर रहने लगा, वह शिकार के साथ साथ खेती करने लगा, अपने लिए घर बनाने लगा और औजार विकसित करने लगा। यही से सभ्यता की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आई थिंक
पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जो नोट करना है कि सभ्यता का मतलब क्या है। समाज का एक उन्नत स्टेज, एक एडवांस फॉर्म, जहां पर हम कह सकते हैं कि वह केवल अब सिविलाइज सोशल नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और कल्चरल सोसाइटी का निर्माण कर रहा है। एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है जो उसे अपनी जिंदगी को बेहतर करने का मौका देता है। सभ्यता में क्या खासियत होती है? तो सबसे पहले शासन और प्रशासन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। समाज बड़ा होता है तो उसे चलाने के नियम, अधिकारी और व्यवस्थाएं दिखने लग जाती है। गांवों का नगर में बदलना और एक गांव में भी एक प्लानिंग के तहत शहरों का निर्माण होना, सड़कों का निर्माण होना, सिस्टमेटिक वे से वाटर का निकासी होना, पत्थर, धातु और मिट्टी के औजार, बर्तन और किस प्रकार के आभूषणों का मिल जाना। स्थानीय और दूर दराज की जगहों पर जाकर लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं। कुछ लिखने की प्रणालियां, भले हम उसे आज पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो लिखने के लिए किसी प्रकार की लिपि का उपयोग करते हैं। अपने कम्युनिकेशन के लिए वो किसी न किसी प्रकार की लेखन शैली पर आ जाते हैं। पत्थर, धातु, मिट्टी से या औजार बनाते हैं। बर्तन, आभूषण जैसी चीजों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन सभी चीजों को जोड़कर निर्माण होता है सभ्यता का। तो सभ्यता में क्या विशेषताएं होती है? शासन प्रशासन की, केवल हेडिंग लिखेंगे। नगरीकरण की, केवल हेडिंग लिखेंगे। शिल्प और तकनीक की, क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी की। व्यापार की, लेखन प्रणाली की। ये कैरेक्टर किसी भी सभ्यता में अगर किसी भी जगह मिल जाते हैं तो अब आप उसे केवल सामाजिक नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि वह एक सभ्यता को स्पष्ट कर रही है। धातु विज्ञान एक शब्द यहां दिया गया। देखो, धातु विज्ञान वास्तविक रूप में प्रकृति में जो धातुएं होती है वह शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, कुछ को छोड़कर। सोना, चांदी, मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो शुद्ध अवस्था में मिलती है, लेकिन अधिकतर धातुएं अशुद्ध रूप में मिलती है। तो उन धातुओं को गर्म करके, पिघला करके और अन्य प्रकार की विधियों का उपयोग करके हम उसे शुद्ध अवस्था में बदलते हैं, प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मेटलर्जी या धातु विज्ञान या धातु कर्म कहा जाता है। तो धातु कर्म या मेटलर्जी का मतलब होता है शुद्ध धातु, अशुद्ध से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की सभी प्रक्रियाएं। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में प्राप्त करने की सभी प्रक्रियाओं को हम मेटलर्जी कहते हैं, धातु विज्ञान या धातु कर्म कहते हैं। इसमें धातु का निष्कर्षण मतलब उसे प्राप्त करना, उसे प्योर करना 100%, आपस में कई धातुओं को मिलाकर नई धातुओं का निर्माण करना तक शामिल होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कुछ जगह पर इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, कुछ जगह पर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का कारण है। हड़प्पा कहने का कारण था क्योंकि 1922, 1921, 1922 और 1924 में जब पहली बार हमें ऐसी सभ्यता के कोई प्रमाण हमने खोजे तो वो जगह थी हड़प्पा। अंग्रेजी में हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा। इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने लग गए क्योंकि पहली खोज उस जगह पर हुई। ये पूरा जगह सिंधु और उसकी सहायक नदियों का था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन हमारे ऋग्वेद में या हमारे ग्रंथों में सिंधु के साथ साथ एक सरस्वती नदी का भी वर्णन है, जो आजकल राजस्थान में एक विलुप्त नदी घग्गर के रूप में मिलती है, एक विलुप्त नदी के रूप में मिलती है। तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो सरस्वती नदी है इसे घग्गर या हाकरा, पाकिस्तान में इसको हाकरा कहते हैं। एक जमाने में यह नदी मिला करती थी, ऐसा माना जाता था। तो यहाँ पर इंडस और सरस्वती, इन दोनों नदियों के आसपास पूरी तरह से बस्तियां मिल जाती, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। अब ईसा पूर्व मतलब जब कैलेंडर भी नहीं बने थे उससे इतने साल पहले, तो हम कहेंगे कि 2000 साल दोनों में जोड़ देते हैं। 4600 से लगभग 3900 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं।
जब भी मैं बीसी वर्ड यूज करूं तो उसमें 2000 जोड़कर बोल दिया करिए। इतने साल पहले की हम बातचीत कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। नाम क्लियर हो चुके होंगे। वर्तमान में सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधा सा उत्तर है, लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान के पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला नगर मिलता है। वैसे तो इसका जो श्रेय है वो अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट मार्शल को दिया जाता है, लेकिन इनके साथ साथ भारत के दयाराम साहनी जी का भी नाम बड़ा फेमस है। दयाराम साहनी और बैनर्जी, इन दोनों भारतीय लोगों का बड़ा अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इस हड़प्पा सभ्यता की खोज में पहली जगह हड़प्पा थी, इसलिए इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रखा। या हम कह सकते हैं कि इस पूरी सभ्यता की शुरुआत यहां से होती है। सर जॉन मार्शल इसके एक प्रकार से लीडर माने जाते हैं। दयाराम साहनी जी के साथ साथ आरडी बैनर्जी जैसे लोगों का बड़ा योगदान इसमें माना जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस पूरी पृथ्वी पर बातचीत करें तो ऐसा नहीं कि हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यता थी, इससे भी पुरानी सभ्यता मानी गई है लगभग 4000 बीसी। इसका मतलब हुआ 6000 साल पहले, कृषि क्रांति के 2000 साल बाद। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है इतिहास के दृष्टिकोण से। यह आज का जो सीरिया है इसके आसपास ये मिलती थी। इसके बाद फिर मिस्र की सभ्यता, और इसके बाद फिर हमारे वाले देश की सभ्यता, और फिर उसके बाद विकसित होती है चीन की सभ्यता। मतलब अगर हम बातचीत करें सभ्यताओं की कहानियों में तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता जहां पिरामिड्स वाली चीजों का निर्माण होता है, और फिर हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता, और उसके बाद फिर चीनी सभ्यता, और फिर चीनी सभ्यताओं के वहां जाकर कहीं रोमन जैसी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो यूरोपियन लोगों के बारे में बातचीत होगी। या हमारे देश में ऋग्वेद काल और उत्तर ऋग्वेद काल के बारे में हम बातचीत करेंगे। वैदिक काल के बारे में हम बातचीत करते हैं, ऋग्वेद मतलब वैदिक काल के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो ये कहानी बनती चली जाती है। ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज यहां पर केवल विद्रोह और युद्ध ही चलते रहता है। ये मिस्र की सभ्यता, ये भी विलुप्त हो गई, ये भी विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी सभ्यता, जो बात हम इंडस वैली की करने जाएंगे, इसके आज भी कई हमारे जीवन में कई प्रकार के समानताएं दिखने लग जाती कि आज भी तो हम ऐसा करते हैं। और चाइना की जो योंग वो वैली वाली सभ्यता है, ये सबसे बाद में इन तीनों सभ्यताओं के बाद निर्मित हुई सभ्यता मानते। वैसे कई इतिहासकार इसको समकक्ष मानते कि लगभग बराबरी की सभ्यता रही होगी। इतने नाम क्यों? क्योंकि दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार उत्खनित स्थल 1920-21 में मिला। सिंधु नदी क्षेत्र में पहली खोज मिली। अब ज्ञात हुआ कि सभ्यता केवल सिंधु तक नहीं बल्कि सरस्वती, घग्गर, हाकरा क्षेत्र में व्यापक थी। यही कारण है कि इसके लिए कई सारे नाम उपयोग किए जाते हैं। सहायक नदी नाम शब्द दिया है जब कोई एक मुख्य नदी के साथ कई नदियां जुड़ने लग जाती है तो उनको सहायक नदियां कहते हैं। लेकिन जब नदी खुद कई ब्रांच में बढ़ जाती है तो उसको उसकी वितरिका कहते हैं, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं शहरी जीवन की। मोहेंजोदारो को ही देख लीजिए। पूरा नगर 2 भागों में बंटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था, मानो शहरों का एक विशेष और महत्वपूर्ण केंद्र हो। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उन सीढ़ी सड़कों पर जहां सुबह सूरज के साथ पूरा शहर जाग जाता है। सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थीं, जो एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती हुई जाती थीं। सबसे पहले ड्रेन्स बनाए गए और फिर उनके साथ साथ घरों का निर्माण किया गया। हर घर का पानी सीधे गली के नाले में जाता था। यह ड्रेनेज सिस्टम एडवांस्ड था कि आर्कियोलॉजिस्ट मकाई ने इसे प्राचीन दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम कहा। हम पहले नाली बनाते थे, फिर घर। पानी का रास्ता गलत हो जाए तो शहर बीमार हो जाता है। घरों की बात करें तो ज्यादातर घर कोर्टयार्ड के चारों ओर बने होते थे। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थीं। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता था।
लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था और कई घरों में अपना कुआं भी होता था। मोहनजोदारो में लगभग 700 कुओं का होना यह दिखाता है कि पानी कितना जरूरी था। अब सवाल है कि ये सारा जो नगरों का निर्माण हुआ, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। पहले सभ्यताएं ऐसे नहीं कि डायरेक्ट नगरों का निर्माण करती है, पहले बिखरी हुई बस्तियां होती है, वे बस्तियां गांव में बदलती है, गांव से नगर बनते हैं, नगरों से महानगर बनते हैं। नगर और महानगर में अंतर हो जाता है व्यापार को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर, व्यवस्थाओं को, शासन व्यवस्थाओं को लेकर, और साथ ही साथ उसके आकार को लेकर। जब कई बस्तियां आपस में जुड़ जाती है तो नगरों का निर्माण, कई नगर जुड़ जाते हैं तो महानगरों का निर्माण होने लग जाता है। आइए इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। गांव से नगर तक भारत का पहला नगरीकरण, यह विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां तथा प्राचीन सरस्वती नदी आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां क्योंकि उसी के आसपास है। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब, सतलज, ये सब मिल जाती हैं। तो 3500 ईसा पूर्व, मतलब लगभग आज से हम बातचीत करें 3500 और 2000 जोड़ दीजिए तो 5500 साल पहले लोग गांव में रहे होंगे। फिर लगभग 4600 साल पहले गांव बड़े होकर नगर बने होंगे, और फाइनली इसी से हम कहते हैं कि भारत का पहला नगरीकरण शुरू हुआ होगा। यह सभ्यता आज के भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी ऐसे काफी बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ। इसमें राखीगढ़ी काफी बड़ा स्थान माना जाता है। कालीबंगा, लोथल जैसा बंदरगाह इसमें विकसित हुआ। गनेरी वाला जैसा शहर इसमें मिलने लगा। अब देखना, ये हमारी जो नई एनसीईआरटी, इसकी गलतियां देखो। धोलावीरा आप गुजरात में लिखेंगे, हड़प्पा पंजाब में लिखेंगे, कालीबंगा आप इधर लिखेंगे, मोहनजोदाड़ो सिंध में लिखेंगे, राखीगढ़ी राजस्थान में। तो ये हमारे नई एनसीईआरटी वाले जो लोग हैं, इन्होंने गंदगी की है यहाँ थोड़ी। ये भारत का मैप अगर आप थोड़ा देख रहे होंगे, फिजिकल है ये, तो ये हिमालय है। हिमालय के बाद यहाँ पर एक और पर्वत मिलेगा, हिंदू कुश, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक सुलेमान श्रेणी नाम की पर्वतमाला मिलेगी, और यहीं पर ये सिंधु नदी आपको दिख रही है। यहीं से सतलज नदी भी दिखेगी आपको। अब अगर हम बातचीत करें तो ये गुजरात वाला स्थान है। गुजरात वाली जगह पर देखना, लोथल आपको मिल जाएगा, धोलावीरा आपको मिल जाएगा, ये गुजरात में काफी फेमस है। वर्तमान का जो राजस्थान वाला भाग है, आप उस राजस्थान वाले हिस्से में थोड़ा सा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में एक चीजें ज्यादा मिलेगी, जैसे मोहनजोदाड़ो, बालाकोट, चन्हुदड़ू, ये वर्तमान के पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें मिल जाती है। पर हड़प्पा, वर्तमान के पाकिस्तान वाला पंजाब का भाग जो है, और भारत के पंजाब में भी इसके कुछ हिस्से मिल जाएंगे। ये वाला कालीबंगा, रूपनगर, राखीगढ़ी, फरमाना, इसके अलावा कई छोटे छोटे स्थान भी हमें अभी भी मिलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि सिंधु सतलज नदियों के आसपास वाला भाग रहेगा। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है चित्र में। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी जिसे आज भारत में घग्गर, पाकिस्तान में हाकरा, दोनों को मिलाकर घग्गर हाकरा के नाम से जानते हैं। किसी भी किनारे पर अनेक पुरास्थल मिले, जो आज एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां जहां मैं निशान लगा रहा हूं वही पॉइंट आप लिखते चलेंगे। हम इसे अध्याय 7 में पढ़ेंगे, जब हम एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक जाने के बारे में इसमें कहानी मिलती है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि 3500 साल पहले गांव विकसित हुए, 2600 साल पहले नगरों का विकास हुआ, और इसीलिए इसको भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। इतने नाम क्यों, ये रीजन आपको लिखना चाहिए कि नाम इतने क्यों रखे गए। आइए अगले वीडियो पर आते हैं। अब बात करते हैं लोग क्या खाते थे। हड़प्पान लोग गेहूं, जौ, चना, मसूर और तिल जैसे अनाज खाते थे। गुजरात के इलाकों में मिलेट्स के प्रमाण भी मिलते हैं।
मछली, जानवर और पक्षी सभी उनके खाने का हिस्सा थे। बरसात कम होती है यहाँ, इसलिए हम पानी संभाल के रखते हैं। बीज एक नहीं, कई फसलों के होते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत जरूरी था। बैल, गाय और भैंस सब डोमेस्टिकेटेड थे। कलिबंगन में मिले खेतों से पता चलता है कि वहां 2 अलग अलग दिशाओं में हल चलाया जाता था। इसका मतलब है कि एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जा रही थीं। अब जरा इस पूरे नगर की प्लानिंग पर भी गौर करते हैं कि नगर की प्लानिंग कैसी की गई। नगर की प्लानिंग मतलब एक सिस्टमेटिक सड़कों का जाल, नालियों का जाल, मकानों के लिए सिस्टमेटिक जगह, उसके दरवाजों के खुलने की दिशा सब तय होता था। हड़प्पाई नगरों को देखकर लगता है मानो किसी आधुनिक नगर योजनाकार ने इसे बनाया हो। ग्रिड पैटर्न जहां पर भी आपको ये वर्ड मिले, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें ऐसी मिलती है, जैसे चंडीगढ़ है आज हमारा, ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड। सोचिए चंडीगढ़ हमने बसाया आजादी के बाद, तो ये ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था। ये हमें उस जमाने में मिलता है। काफी चौड़ी सड़कें और उसमें गलियां मिलती है। किलेबंदी, नगर के चारों ओर मोटी दीवार मिलने लग जाती है। कुछ नगर में मोटी दीवारें नहीं मिलती है, लेकिन अधिकतर नगरों के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार के रूप में मिलती है। नगर में 2 हिस्सों में नगर बटा हुआ था। एक थोड़ा ऊंचा स्थान होता है, माना जाता है कि यहाँ संपन्न लोग, शासक वर्ग रहते होंगे। एक निचला स्थान होता है जहां माना जाता है कि आम नागरिक रहते होंगे। 2 भाग है, ऊपरी नगर शासक अधिकारी के लिए और निचला नगर सामान्य जनता के लिए। 2 पार्ट्स, अपर सिटी और लोअर सिटी। ईंटों का समान आकार है, मतलब उसके निर्माण के लिए भी बिल्कुल साचा कैसा बनाया गया होगा इमेजिन करिए। अमीर गरीब के घरों की गुणवत्ता लगभग एक जैसी थी, मतलब हर जगह पर एक प्रकार से असमानताएं कम मिल जाएगी आप लोगों को। यह धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार दिखाया गया है। आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार होती थी, जो कि सुरक्षा प्रदान करती थी। यहां यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। अब यहां एक सच्चाई देखना, हमें नहीं पता वास्तविक रूप में कि क्या यहां पर होता होगा। वास्तविक रूप में देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बस ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यहां ऊंचा स्थान है तो शायद ये शासक वर्ग, पुरोहित लोग रहते होंगे। हो सकता है कि यहां सामान्य लोग रहते हो, क्योंकि पहले क्या मानसिकता थी ये किसी को नहीं पता है। वीडियो कोई हमारे पास शूट तो है नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिनल, हम अनुमान लगाते हैं। तो मैंने बताया ना कि इतिहासकार सोचता है कि भाई ऊंचा स्थान है, आज के जमाने में ऊंचा स्थान कहां पर और किन लोगों के लिए रखा गया है, तो फिर अपना दिमाग लगाता है कि अच्छा फिर यहाँ पुरोहित वर्ग रहता होगा, उस जमाने के जो शासक वर्ग रहे होंगे वो शायद यहाँ रहते होंगे। आप जरा देखिए, ये ऊपर कालीबंगा के बारे में बताया गया है। निचले नगर में एक चौड़ी सड़क को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ धौलावीरा के बारे में बताया गया है, जो गुजरात का धौलावीरा है। यहाँ पानी का काफी अच्छा एक तरीके से स्टोरेज किया गया था। लंबवत गलियां और सड़कों को दिखाया गया है। 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2। धौलावीरा में 3 एरिया थे, न कि 2 जैसे बाकी शहरों में 2 थे। धौलावीरा में 3 क्षेत्र बनाए गए थे, ऐसे 3 क्षेत्रों वाला भाग था धौलावीरा का। ये एक अलग तरीके के विचारों को लेकर जाता है। और एक ग्रेट बाथ मतलब एक महान स्नानागार था। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता का प्रतीक है, जो स्पष्ट करता है कि स्वच्छता और वाटर मैनेजमेंट कितना जरूरी था। 12 गुना में 7 मीटर का एक जलकुंड है। बिटुमन से जल रोधक व्यवस्था, मतलब पूरी तरह से कहीं बर्बादी ना हो, पानी कहीं रिस ना जाए, उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था। आप इमेजिन करिए कितनी वाटर प्रूफिंग की गई थी। आसपास कमरे और कुएं भी थे, पानी निकालने के लिए बकायदा नालियां थी। और माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान, शासकीय अभिजात वर्ग के स्नान की जगह होगी। पहले माना जाता था कि ये सामूहिक स्नानागार होगा, लेकिन बाद में जैसे इतिहासकारों ने कहा कि जब हरेक के घर में बाथरूम है तो सामूहिक स्नानागार की क्यों आवश्यकता पड़ी होगी। तो अभी कोई वास्तविक रूप से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये सब अनुमान लगाए जाते हैं कि शायद यहां पर धार्मिक अनुष्ठान या शासकीय अभिजात वर्ग का स्नान होता होगा। आपको क्या लगता होगा ये महान स्नानागार क्यों बनाया गया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति ने अपनी शायद संपत्ति या अपनी चीजों को दर्शाने के लिए उस जमाने के रूप में एक बड़ा बाथरूम यही बनाया हो। ये इस तरीके की संरचना है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। आप देखिए कि बकायदा
पुताई की गई है कि पानी कहीं से रिस ना जाए, पानी जमा का जमा ही रह सके। उतरने के लिए बकायदा सीढ़ियां कई जगह से दिख जाएगी आपको। वाटर मैनेजमेंट के मामले में काफी ये बेहतर और एडवांस थे, आज से भी ज्यादा बेहतर थे। घरों में बाथरूम होते थे, ढकी हुई नालियां होती थी, बकायदा पूरी नालियां ढकी, फिर उसके ऊपर सड़कों का निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो में 700 से ज्यादा कुएं मिले, जो स्पष्ट करता है कि कितना बेहतर वाटर मैनेजमेंट इन्होंने बनाया होगा। धोलावीरा में विशाल जलाशय, धोलावीरा में एक पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज मिला है, जो स्पष्ट करता है कि यहाँ पानी को संभाल कर रखते होंगे, क्योंकि कई समय तक बारिश नहीं होती होगी। उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली, जलाशयों में नहर के माध्यम से पूरी तरह से नदी का प्रवाह या फिर शहरों तक पानी का प्रबंधन किया जाता था। ये एक बड़ा धोलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा जलाशय, ये पूरा पानी का जलाशय दिखेगा आप लोगों को। लोथर गुजरात में एक जल निकासी का पूरा एक सिस्टम दिखाई देगा। – 2021 में प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया, जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। तो एक्चुअल में अगर हम बातचीत करें तो गुजरात का जो धोलावीरा था, उसमें ये काफी ज्यादा खूबसूरती इसमें जोड़ी गई थी। अब चलिए शहर के बाजार की ओर। हड़प्पन सभ्यता केवल खेती पर निर्भर नहीं थी, बल्कि क्राफ्ट और ट्रेड ही उसकी असली ताकत थे। चन्हुदारो जैसे स्थान पूरी तरह क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे। इस कार्निलियन के मनके को लाल बनाने के लिए हमें इसे आग में पकाना पड़ता है। ये काम सब नहीं कर सकते। मनकों के लिए कार्निलियन, जैस्पर, लपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर दूर दराज इलाकों से लाए जाते थे। शेल बैंगल्स के लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसे कोस्टल केंद्र मशहूर थे। ट्रेड केवल जमीन के रास्ते ही नहीं, समुद्र के रास्ते भी होता था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलहुहा का जिक्र मिलता है, जिसे ज्यादातर विद्वान हड़प्पा क्षेत्र से जोड़ते हैं। समुद्र के रास्ते हम तांबा और मनके ले जाते हैं और वहां से नया माल लाते हैं। लहरें भी हमें पहचानती हैं। इस पूरे व्यापार को काबू में रखने के लिए एक स्टैंडर्ड वेट सिस्टम था, ताकि हर चीज ठीक ठीक नापी तोली जा सके। माल के साथ सील्स लगाए जाते थे ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न हो और भेजने वाले की पहचान बनी रहे। अब सवाल है कि ये खाते क्या थे? तो ऑब्वियसली भोजन के रूप में परमानेंट फूड तो जरूरी है। अब क्योंकि ये कृषि करते थे, नदी के किनारे रहते थे, पानी की जनरली नदी के किनारे रहने पर कमी नहीं होगी, लेकिन जहां पानी की कमी थी वहां इन्होंने काफी अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। तो इनका जनरली माना जाता है कि गेहूं और जौ स्थायी फूड था। बाजरा, मोटे अनाज के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कभी कभी धान, दलहन और सब्जियां इनके परमानेंट फूड में शामिल थे। और माना जाता है कि शायद विश्व में सबसे पहले कपास, कपड़ों का निर्माण करने के लिए कॉटन का भी यहीं पर शायद पहली बार रोपण किया गया हो। हल्दी, अदरक और केले जैसे कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें खुदाई में नहीं मिलती है, लेकिन इनके कुछ केमिकल, इनकी कुछ चीजें जिससे वैज्ञानिक रिसर्च करके ये पता लग पाता है कि ये केमिकल तो किसी फ्रूट में होगा, ये केमिकल टर्मरिक में होगा, ये केमिकल दालों में होता है। उससे अनुमान लगता है कि शायद फिर ये लोग उसका उपयोग करते होंगे, नहीं तो इतने टाइम तक कोई दाल और कोई चीज बचती नहीं है। वो रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं, उससे पता चलता है कि ये कौन सी चीजों का उपयोग करते होंगे। मिट्टी से निर्मित हल का एक छोटा रूप आपको यहां मिलेगा, ये हरियाणा में बनावली से मिला था। पशुपालन भी साथ में करते थे, गाय, भैंस, बकरियां, मछली और समुद्री भोजन, खास करके लोथल या जो भी समुद्र के किनारे रहते थे उन लोगों के लिए, नदी के किनारे रहते थे, दूध उत्पादन माना जाता था। तो एक तरीके से आप देखिए प्रोटीन का भी डाइट है, दूध है, मछली है, दलहन है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में गेहूं, ज्वार, मोटा अनाज, मिनरल्स मिल रहे, विटामिन मिल रहे हैं, सब्जियों के रूप में बाकी चीजें, और घी के रूप में हम कह सकते हैं कि इनके पास कहीं ना कहीं गाय या इनसे मिलने वाला कोई ना कोई प्रोडक्ट रहा होगा। लेकिन जब हम सत्ता और शासन की बात करते हैं तो हड़प्पन सभ्यता हमें हैरान करती है। न कोई राजमहल मिला है, न ही बड़े बड़े राजाओं के स्मारक। ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं शायद किसी खास सामूहिक या रिचुअल काम के लिए बनाई गई थी। इस स्नान का पानी सिर्फ शरीर नहीं
मन को भी शुद्ध करता है। समाज में बराबरी थी या नहीं, यह पूरी तरह साफ नहीं है। बेरियल्स में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। गोल्ड और दूसरी कीमती चीजें भी कम ही मिलती हैं, जिससे लगता है कि लोगों के बीच बराबरी का भाव रहा होगा। तो खाते क्या थे? एग्रीकल्चर हमें पता चला कि क्या करते थे, लेकिन इनका व्यापार भी काफी बेहतर था। समुद्र मार्ग से काफी दूरी तक ये व्यापार करने जाते थे। माना जाता है कि बड़ी मात्रा में तांबा वो वहां से लाते थे, क्योंकि यहां तांबे का उतना बड़ा भंडार नहीं था। तांबे के साथ यह टीन को मिलाते थे और उससे एक कांसा नाम की धातु बनाते थे, जिससे बर्तन या कई सारी चीजों का ये निर्माण करते थे। और बड़ी मात्रा में अगर हम देखेंगे तो मेसोपोटामिया या मिस्र तक में इस प्रकार के कई सबूत मिलते जो स्पष्ट करते हैं कि शायद इनका कभी व्यापार के रूप में कनेक्शन था। निर्यात के रूप में कार्नेलियन के मन के आभूषण, शंख की चूड़ियां, कपास, इनको निर्यात करते थे और संभवतः तांबे को आयात करते थे, क्योंकि तांबा नहीं था। व्यापार मार्ग कभी जमीन का या नदी मार्ग या समुद्र मार्ग, क्योंकि लोथर में बंदरगाह जैसे पूरे प्रमाण भी मिलते हैं। ये भारत की प्रथम समुद्री व्यापारिक सभ्यता भी मानी जाती है। यहां पर मोहरे भी में मिलती है, क्योंकि व्यापार होगा तो लेन देन तो होगा ही। तो स्टेटाइट की मोहरे मतलब एक प्रकार से मिट्टी की मोहरे थी या पत्थर की मोहरे थी। इसके अलावा पशु आकृतियां उस पर बनी हुई है, एक श्रृंगी पशु, बैल की आकृतियां बनी हुई है। लिपि तो है लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। व्यापार और पहचान से जुड़ी व्यवस्था के भी इसमें संकेत मिलते हैं। अगर हम देखें तो बाएं से दाएं में एक श्रृंगी पशु, बैल, सिंग वाले बाघ को दर्शाता हड़प्पा की कुछ मोहरें आपको मिल सकती हैं। इस तरीके की मोहरें ये स्पष्ट करती है कि वहां सिस्टमेटिक ढंग से व्यापार में कोई न कोई करेंसी, मुद्रा का उपयोग किया जाता होगा। ये क्या लिखा गया है इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। दैनिक वस्तुओं के रूप में ब्रॉन्ज मिरर मिला है, बाट तोल के पत्थर मिले हैं, खिलौने और खेलबोर्ड मिले हैं, जो स्पष्ट करते कि उस जमाने में मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता था। कला और प्रतीक के रूप में नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा मिली है। पुरोहित राजा, अब मानते ऐसा कि भाई पुरोहित राजा होगा वो, उसकी एक मूर्ति मिली है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। त्रिमुखी देवता की मोहर, जिसके चारों तरफ कई प्रकार के पशुओं के चित्र हैं, जो सौंदर्य बोध, धार्मिक विचार और मनोरंजन के बारे में स्पष्ट करते हैं। अब इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा है। किसको पता यह नर्तकी है या क्या है, लेकिन एक इमेजिनेशन किया जा रहा है। दूसरा, नमस्ते की मुद्रा में बैठा एक पकी मिट्टी का टेराकोटा, जो पकी मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहते हैं, एक मूर्ति है और एक पात्र है जिसमें हम कहानी पढ़ते हैं कौवे वाली, कि कैसे उसने पानी को पीने के लिए मिट्टी को डाला होगा। तो प्यासे कौवे की कहानी का भी चित्रण हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। आज भी हम प्यासे कौवे की कहानी पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की नाम प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई थी? अब आप इसको अंदाजा लगाइए, और ये 2025 का सवाल है जो मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं दिक्कत आनी चाहिए। हड़प्पा का हाथी दांत का कंगा जो ओमान के तट पर पाया गया, ओमान जरा ढूंढना मैप में, ओमान एक देश है, वहां मिला है, तो इससे अंदाजा लगता है। और ये सिंबल के आधार पर ये पता चलता है। ये कुछ मनके हैं जो खुदाई से मिले हैं, कार्नेलियन के मनके कहलाते हैं। इनकी माला पहनते थे उस जमाने के लोग। ये माला पहनने के लिए छोटे छोटे बड़े मनके सबका उपयोग किया जाता था। लोथल में ये बंदरगाह, ये पूरा पानी से भरा हुआ स्थान सीधा समुद्र से कनेक्ट होता था। और प्राचीन जीवन में अगर हम बात करें तो ये देखिएगा मिरर। अब देखिए ये मिरर किसी एंगल से दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन हाँ ये कांस्य का दर्पण, शायद इसमें कांच लगे होंगे, लोग दर्पण में देखते होंगे। एक टेराकोटा का पूरा मटका है जिसे पक्की मिट्टी का एक टेराकोटा का पात्र कहेंगे। ये वजन गिनने के लिए उपयोग किए जाने वाले, भार तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीजें हैं। और ये कांस्य की छेनी है। अब ये सब इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं, इनका वास्तविक उपयोग ये क्या करते होंगे वही लोग जाने। खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ इस तरीके के गेम का कुछ अवशेष मिला है। 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड धोलावीरा से मिला। 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी मिली है जो शायद लोग बजाने के लिए उपयोग करते होंगे। करनपुरा राजस्थान से हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए खेल भी तैयार करके रखे थे।
ये है एक छोटी मूर्ति जिसे प्राय पुरोहित राजा कहा जाता है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि देखो ये मतलब मुस्लिम धर्म से पहला जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसकी मूछें नहीं है, केवल दाढ़ी है। तो हर धर्म के लोग, हर सभ्यता के लोग इसे अपना बनाने में लगे हुए हैं। ये एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है और ये त्रिमूर्ति देखिएगा, 3 मूर्तियों वाले, अगर 3 चेहरे वाला व्यक्ति आपको दिखाई देगा जिनके चारों तरफ कई प्रकार के जीव आपको आसपास मिलेंगे। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता। अब इनको देवता कहा गया है, हो सकता है उस जमाने में वो लोग क्या करते होंगे वही जानते हो। फिर आता है पतन का सवाल। 1900 BCE के बाद धीरे धीरे शहरों का पतन शुरू हो जाता है। सील्स, वेट्स और लिखित चिन्ह सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। लोग बड़े शहर छोड़कर छोटी छोटी ग्रामीण बसावटों की ओर बढ़ने लगते हैं। यह पतन एक दिन में नहीं हुआ, यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें शहरों की रूह धीरे धीरे चली गई। पर्यावरण में बदलाव, नदियों का रास्ता बदलना या किसी मजबूत केंद्रीकृत शक्ति का टूट जाना, इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आज की जेनेटिक्स हमें यह बताती है कि हड़प्पन लोग कहीं गायब नहीं हुए। उनकी वंश परंपरा आज भी इसी धरती पर जिंदा है और शायद इसी वजह से जब हम आज इन खंडहरों को देखते हैं तो वे सिर्फ बीता हुआ समय नहीं लगते, वे हमें याद दिलाते हैं कि शहरों का मतलब केवल इमारतें नहीं होता, बल्कि सही प्लानिंग, आपसी सहयोग और सामाजिक समझ होती है। हड़प्पन सभ्यता भले ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी सीख आज भी हमसे बात करती है, बिल्कुल चुपचाप, मिट्टी और ईंटों के बीच। फिर आखिर इतनी विकसित चीजें समाप्त कैसे हो गई? क्या इसके पीछे कारण रहे? क्योंकि युद्ध अगर हो रहा होता तो उस समय कि कुछ तो प्रमाण युद्ध के दिख ही जाते, वैज्ञानिक तौर पर कुछ तो आइडिया लग जाता। और उस समय कोई हथियार का उपयोग भी नहीं करते थे। जनरली शांति प्रिय सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता को, तो युद्ध की तो संभावनाएं नकार दी गई। फिर आखिर ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कई लोग कहते हैं बीमारी है, पानी की कमी, अकाल के गिरने के कारण लोग यहां से पलायन कर गए, शहर के शहर खाली हो गए। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद नगर खाली होने लगे, लोग गांवों में लौटे, प्रशासनिक ढांचा समाप्त हुआ। माना जाता है जलवायु परिवर्तन, वर्षा में कमी या सरस्वती नदी का सूखना। युद्ध या आक्रमण के प्रमाण तो नहीं मिलते, इसलिए इसे एक शांतिपूर्ण सभ्यता माना जाता है। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी आधुनिक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ये प्रमाण बातचीत ढूंढे जा रहे थे कि यहां जितने भी अवशेष मिले हैं, कंकाल मिले, हड्डियां मिली, तो देखा गया कि माना जाता था कि भाई यहां उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर आर्यन निवासी, आर्यन है। दक्षिण भारत में अधिकतर लोग द्रविडियन कहलाते हैं कि ये द्रविडियन है। तो सवाल ये था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी ही आर्यन है कि द्रविडियन है? तो जेनेटिकली डीएनए की मैचिंग करने पर देखा गया कि यह द्रविडियन के साथ ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब यहां एक थ्योरी बड़ी प्रबल मानी जा रही है इतिहास में, मुझे नहीं पता, पर यह कंट्रोवर्सी के रूप में जन्म ले रही है कि आर्यन ने इन पर आक्रमण भी तो किया हो सकता है और ये जो सिंधुवासी थे वास्तविक रूप में नीचे आ गए बेचारे। मतलब वास्तविक रूप से द्रविडियन इस सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे और आर्यन बाहर से आए हुए आक्रामक है। नाराज मत होइएगा, ये इतिहासकारों का मत है। आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए, लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता है। डीएनए की मैचिंग में इनका जो संबंध ज्यादा मिला वो द्रविडियन के साथ मिलता है। नगर भले नष्ट हो गए लेकिन संस्कृति, तकनीक, कृषि परंपराएं आगे की भारतीय सभ्यता में जीवित रही। आइए जरा कुछ सवालों को देखते हैं। हड़प्पाई नगरों में अमीर और गरीब वर्गों के घरों के निर्माण की गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। हड़प्पाई समाज में सामाजिक असमानता के सीमित प्रमाण मिलते हैं। कौन से कथन सही है, ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो आंसर आएगा केवल दूसरा। घरों का आकार अलग अलग हो सकता है लेकिन निर्माण गुणवत्ता लगभग समान थी। तो बहुत लिमिटेड रूप में चीजें इनइक्वालिटीज के रूप में थी, पर वहां पर स्पष्ट अंतर नहीं थे।
मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। अधिकांश हड़प्पाई घरों में निजी स्नानागार पाए गए हैं। महान स्नानागार का धार्मिक उपयोग संभव माना जाता है। तो याद रखिए, इतिहास में कोई गारंटेड बात ना करिए कि यही होता होगा, ये निश्चित नहीं है पहली वाली बात। लेकिन हाँ, कितने कथन सही है, तो पहला दूसरा वाला कथन भी सही है और तीसरा वाला भी संभव हो सकता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथर से, रंगपुर से। जो दाढ़ी वाले बाबा थे वो कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आदर्श ग्रिड प्रणाली की नगर योजना देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की योजना उनके आकार पर निर्भर करती है। कौन से कथन सही है? Consider the following statement regarding the Indus Valley civilization. An ideal grid system city plan can seen in Mohenjo-daro. The planning of cities in the Indus Valley civilization depended on their size. तो सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लानिंग ऑफ सिटी साइज के अकॉर्डिंग नहीं था, रेंडमली हमें चीजों को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश बस्तियां नदियों के बहुत समीप स्थित थी, जिससे बारंबार बाढ़ की संभावना बनी रहती थी। मोहनजोदाड़ो में जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, लेकिन मकानों में शौचालय की अनुपस्थिति को इस नगर की प्रमुख कमजोरी के रूप में देखा गया। कौन से कथन सही है आपको बताने हैं? तो केवल पहला, बिल्कुल एक कारण ये माना जाता है। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई, ऐसा 2015 में सवाल आया था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट दिए, मतलब उससे हमें पता चला कि ऐसा करना चाहिए? 2014 में आया हुआ सवाल है। बाकी ये एक नई शुरुआत है, एक नया आगाज है, एक नया प्रारंभ है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमें जरूर आपकी सजेशन जरूर दीजिएगा कि इसमें आप नया क्या चाहते हैं, क्योंकि केवल एआई बेस्ड वीडियो में कमियां नहीं है, लेकिन नोट्स बनाना और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में उसे याद रखना चैलेंजिंग हो जाता है। इसे हमने मिक्स रूप इसलिए दिया ताकि एक सही तरीके से मेमोरी डेवलप हो सके, नोट्स आप बना सके, पॉइंट को भी नोट कर सके जो जरूरी है आपके लिए। तो हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से बाकी एजुकेटर भी अपने विषयों में कक्षाओं को आपको देंगे ताकि बेहतर तरीके से चीजें पूरी हो सके। फिर भी आपके सजेशन हमें बहुत जरूरी है। लाइक, शेयर और कमेंट्स तो करना ही है, लेकिन क्योंकि अब ये नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूरी है। एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जो आपको एक मजबूत बेस बना कर दे। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको सभ्यता किसे कहते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभ्यता के लक्षण क्या होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा गया, कौन कौन सी प्रमुख जगह थी, क्या क्या उनमें मिला है, चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और इसके पतन के पीछे के क्या कारण थे, हर चीज बारीकी से समझ में आई होगी। एक समय टाइमलाइन भी आपके दिमाग में बनी होगी कि क्या टाइमलाइन थी। बाकी हमें जरूर आप कमेंट्स करिएगा, जी भर के कमेंट्स करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। व्यू अपने आप बढ़ जाते हैं कमेंट्स के बाद। तो जब जो भी लोग क्लास देख रहे हैं जरूर कमेंट्स करिएगा। सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत करिए हमारे साथ फाउंडेशन की और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई दिशा। सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक। बाय, लेट्स क्रैक इट।